हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फरवरी महीने की बिहार की करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर मंथली वाइज बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है, जो कि बिहार की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फरवरी महीने की बिहार की करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। यह जो वीडियो है वह 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है फरवरी महीने के अंतर्गत कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी पटना इन दोनों ने मिलकर नीतीश नामक एक डिवाइस को डेवलप किया है। ठीक है, नीतीश नामक जो डिवाइस है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आईआईटी पटना के द्वारा तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर नीतीश डिवाइस को डेवलप किया है। जो नीतीश डिवाइस है उसका फुल फॉर्म क्या है, यह जानना आवश्यक है और इसका उद्देश्य क्या है। तो जो नीतीश डिवाइस है इसका उद्देश्य है आपदा संबंधित पूर्व जानकारी मुहैया कराना नागरिकों को। ठीक है, किसी भी आपदा के 30 मिनट पूर्व नीतीश डिवाइस के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा सकती है। इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए, नीतीश डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ। यह नीतीश का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा डेवलप किया गया? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी पटना के द्वारा, और इसका क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म क्या है। अगला है, भागलपुर में एक नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया। भागलपुर के बेसिकली पीरपैंती में नया थर्मल प्लांट जो है वहां पर स्थापित किया गया है और इसकी जो क्षमता है वह 2400 मेगावाट है। ठीक है, भागलपुर के पीरपैंती में नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 2400 मेगावाट है। यह जो स्थापित की गई है नया थर्मल पावर प्लांट, वह कोल इंडिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। यह एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे भागलपुर के पीरपैंती स्थान का नाम याद रखेंगे और इसकी क्षमता कैपेसिटी कितना है उसे आप लोग याद रखेंगे और किसके माध्यम से स्थापित किया गया है इसे आप लोग याद रखेंगे। यही 3 प्रश्न यहां से प्रीलिम्स परीक्षा में बन सकते हैं। अगला है बापू टावर। आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बापू टावर का उद्घाटन किया गया और जो बापू टावर है वह पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। ठीक है, इसकी विशेषता है कि यह देश का ऐसा पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर पूरी तरह से तांबे का इस्तेमाल किया गया है। यह इसकी विशेषता है। तो बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए कि बापू टावर की ऊंचाई कितनी है, तो बापू टावर की ऊंचाई है 31 मीटर यानी कि 31 मीटर। इसके निर्माण में 35 टन तांबे का प्रयोग किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके वास्तुकार कौन है। बापू टावर के निर्माण का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो रवि कपूर आर्किटेक्ट हैं इनके बापू टावर के। ठीक है, क्या नाम है? रवि कपूर। तो 3-4 महत्वपूर्ण चीजें यहां से आपको देख लेना है। बापू टावर कहां स्थित है? पटना के गर्दनी बाग में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 31 मीटर। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर पूरी तरह से तांबे का प्रयोग किया गया है और इसमें कुल 35 टन तांबे का प्रयोग हुआ है और इसके वास्तुकार रवि कपूर को माना जाता है। ये 4-5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला है, नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में बिहार का स्थान कौन सा है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में बिहार को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ पहला स्थान जो है वह गुजरात को प्राप्त हुआ है। यानी कि नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ और बिहार को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, आपसे प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पटना घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पटना घोषणा पत्र जो है वह पटना घोषणा का संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षियों के अवैध शिकार व व्यापार रोकने से संबंधित है। अभी हाल ही में
8 देशों का सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया है, जिसमें 8 देश टोटल शामिल थे। भूटान, नेपाल जैसे देश भी इसमें शामिल रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में निर्णय लिया कि दक्षिण एशियाई का जो क्षेत्र है उसमें पक्षियों के अवैध शिकार व व्यापार को किस प्रकार से रोका जाए, और इसी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ वह घोषणा पत्र पटना घोषणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पटना घोषणा का संबंध किससे है, तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षियों के अवैध शिकार व व्यापार रोकने से संबंधित है। 8 देश इसमें शामिल हुए और इसकी बैठक कहां पर हुई, पटना में इसकी बैठक हुई है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है गंगा नदी की तर्ज पर कोसी नदी में जलयान चलाया जाएगा, और जो कोसी नदी का जो क्षेत्र होगा, जलयान मार्ग होगा, उसे नेशनल वाटरवेज 58 का नाम दिया गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग 58, ठीक है। तो गंगा नदी की तर्ज पर कोसी नदी में भी जलयान चलाया जाएगा। NW58 नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 58 इसे नाम दिया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 58, जैसे होता है ना कि NH2, ठीक है, तो उसी प्रकार से नेशनल हाईवे 2, उसी प्रकार से नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। तो नेशनल वाटरवेज 58 नंबर जो है वह कोसी नदी को प्रदान किया गया है। कोसी नदी का जो जलमार्ग होगा उसे, इसकी कुल लंबाई जो है वह 236 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और सबसे बड़ी बात कि यह नेपाल से कुर्सेला कटिहार के बीच में नेशनल वाटरवेज 58 काम करेगा, यानी कि नेशनल वाटरवेज 58 जो है वह नेपाल से प्रारंभ होगी और कटिहार कुर्सेला तक यह रहेगी। तो नेशनल वाटर 58 जिसकी लंबाई 236 किलोमीटर है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 4 वेटलैंड स्थलों का डेवलपमेंट कार्य किए जाएंगे, यानी कि बिहार राज्य में इको टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए 4 महत्वपूर्ण वेटलैंड का विकास किया जाएगा। जिन 4 महत्वपूर्ण वेटलैंड को विकास के लिए चिन्हित किया गया है वे वेटलैंड हैं नागिनट्टी जमुई में स्थित है, बरैला वैशाली में स्थित है, गोगाबिल कटिहार में स्थित है और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है। तो सरकार का मेन टारगेट है कि यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से पहले यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट संबंधी कार्य करने होंगे ताकि पर्यटकों को इसकी ओर आकर्षित किया जा सके। तो यह बिहार सरकार का महत्वपूर्ण टारगेट है। अगला है जो काफी महत्वपूर्ण है, बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल पूरे देश में अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और यहां सुनकर आप लोग आश्चर्य होंगे कि बिहार का जो मौसम पूर्वानुमान मॉडल है, इस मॉडल को देखने के लिए USA और न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट भी बिहार आ चुके हैं। यानी कि बिहार का जो मौसम पूर्वानुमान मॉडल है वह देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा का बिंदु बना हुआ है, और जिसे देखने के लिए अमेरिका जैसे देश के साइंटिस्ट बिहार आ चुके हैं। तो यह काफी बड़ी बात है बिहार के विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो एक और बात जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए ऐप जारी करने वाला, ऐप बनाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अब से पूछा जा सकता है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए ऐप को डेवलप करने वाला, ऐप जारी करने वाला बिहार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह का विकल्प होगा। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, बिहार पहला राज्य बना है जिसने मौसम पूर्वानुमान के लिए ऐप को जारी किया है, ठीक है। और इस ऐप का क्या नाम है, तो इस ऐप का नाम दिया गया है मौसम बिहार। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बिहार का पूर्वानुमान मॉडल है वह अब उसे पूरे देश में अपनाया जाएगा। और एक और खासियत है कि जो बिहार के अभी तक आप देखेंगे कि कई सारे स्कीम को केंद्रीय स्तर पर इंप्लीमेंट किया जा चुका है। लगभग 5 ऐसे बिहार सरकार की योजनाएं और बिहार सरकार के कदम हैं जिसे केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया जा चुका है, और अब उनमें जुड़ चुका है बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल, जिसे केंद्र के द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा, ठीक है। अगला है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा बिहार के कितने जिलों में अर्बन हाट खोले जाने का निर्णय किया गया है। तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा बिहार के 6 जिलों में अर्बन हाट खोला जाएगा। इन 6 जिलों में पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, सिवान एवं नालंदा शामिल है। यानी कि ये जो यहाँ पर दिए गए 6 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय के द्वारा अर्बन हाट यहाँ पर खोला जाएगा। ये 6 जिले हैं बिहार के शामिल, ठीक है।
अगला है बेतिया में गंडक में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर सह नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर सह नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो अगर जिले का नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे? बेतिया। और अगर नदी का नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे? गंडक। यहां पर क्या किया जाएगा? तो घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर सह नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो यह भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है 4th कृषि रोडमैप। चौथे कृषि रोडमैप के तहत भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। चौथा कृषि रोड मैप आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी चौथा कृषि रोड मैप को अभी लागू किया गया है और चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत भागलपुर के शाहकुंड स्थान को जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंट बनाया जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आइए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में यहां पर सरकार का जो स्वरूप है उससे बदलाव आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन अब वे एनडीए का हिस्सा है, पहले वे महागठबंधन का हिस्सा थे। ठीक है, तो नई सरकार बनने के पश्चात स्वाभाविक है कि बिहार विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी नए सिरे से उनका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं नंदकिशोर यादव, ये बीजेपी से संबंधित हैं। ठीक है, तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, ये टोटल देखा जाए तो 17वें अध्यक्ष हैं जब से बिहार विधानसभा का गठन हुआ है, लेकिन आजादी के बाद से देखा जाए तो ये 16वें अध्यक्ष हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हैं। ये अगर बिहार विधानसभा के इतिहास को देखा जाए तो कुल 17वें अध्यक्ष हैं, लेकिन आजादी के बाद से अगर काउंट किया जाए तो ये बिहार विधानसभा के 16वें अध्यक्ष हैं। वहीं बिहार विधानसभा में नए उपाध्यक्ष बने हैं नरेंद्र नारायण यादव, ये बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बनाए गए। कौन? नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, अगला है कृषि देव ऐप। कृषि देव ऐप क्यों लॉन्च किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। तो कृषि देव ऐप जो है वह इसके जरिए किसानों को फसल से संबंधित जरूरी जानकारियां प्रोवाइड की जाएगी। तो कृषि देव ऐप जो है वह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा दलहन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में जब बिहार विधानसभा में प्रश्नोत्तरी कार्य चल रहा था तो उसी समय यह न्यूज में आया था दलहन अनुसंधान केंद्र। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? मोकामा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2001 ईस्वी में मोकामा में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है लोक संवेदना अभियान। लोक संवेदना अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऐसा करके वहां पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो लोक संवेदना अभियान जो है वह राज्य सरकार के दफ्तरों में आगंतुकों को बेहतर सुविधा व सम्मान प्रदान करने से संबंधित है। आप लोग अगर सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस गए होंगे तो आपने देखा होगा इस बात को कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो पब्लिक वहां पर जाती है उनके साथ मिसबिहेव की घटनाएं हमेशा सामने आती रहती है। तो राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया है जिसे लोक संवेदना अभियान का नाम दिया गया है। लोक संवेदना अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह राज्य सरकार के दफ्तरों में आगंतुकों को बेहतर सुविधा व सम्मान प्रदान करना, जो एक मिनिमम कर्टसी है उसे प्रोवाइड किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी और जनता के बीच जो संबंध है इससे दुरुस्त होंगे। तो लोक संवेदना अभियान आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह बिहार के प्रशासन से संबंधित है। अगला है शहद उत्पादन। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में था, हमने टेलीग्राम पे भी इसका कटिंग हमने भेजा था। देखिए ओवरऑल अगर आप देश में देखें पूरे भारत में, तो पूरे भारत में शहद उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा। तो स्वाभाविक है कि इसके पहले अन्य 3 राज्य कौन कौन है इसे भी जानना आवश्यक है। तो पहला नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर है वेस्ट बंगाल और तीसरा नंबर पर है पंजाब। यानी कि शहद उत्पादन में टॉप 3 स्टेट में यूपी, बंगाल एवं पंजाब है और चौथे नंबर पर आता है हमारा बिहार। तो शहद उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है।
अगर बिहार में देखा जाए कि किस जिले में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन किया जाता है और किस जिले में सबसे कम शहद का उत्पादन किया जाता है, तो बिहार में सर्वाधिक शहद का उत्पादन मुजफ्फरपुर में किया जाता है और न्यूनतम शहद का जो उत्पादन है वह सिवान डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है। तो शहद उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। अन्य 3 में यूपी, बंगाल एंड पंजाब शामिल हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सिवान में सबसे कम शहद का उत्पादन किया जाता है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है शहद उत्पादन। अगला है टूरिज्म सर्वे में बिहार को 3 अवार्ड मिले हैं। हालांकि ये जो सर्वे है वह एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किया गया है, तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जारी किया जाए वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने आप पर नोट डाउन करा दिया ताकि इसका प्रयोग अगर मान लेते हैं कि बिहार में पर्यटन से संबंधित मेंस में आ जाए तो आपको ध्यान में रहेगा कि बिहार में टूरिज्म के लिए ये प्लेस है जिसे हाल ही में अवार्ड दिया जा चुका है। तो इसका प्रयोग आप लोग कहीं भी कर सकते हैं। जो 3 पुरस्कार बिहार को मिले हैं उनमें पहला बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर हिल्स को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड और सोनपुर के इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह बिहार को 3 अवार्ड मिले हैं टूरिज्म सेक्टर से संबंधित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण है, बिहार की चाय, बिहार टी के व्यापार चिन्ह को स्वीकृति बिहार चिन्ह रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान कर दी गई है। यानी कि बिहार टी को जो बेसिकली देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, किस जिले के अंतर्गत, किशनगंज। ठीक है, तो जो बिहार टी है उसके व्यापार चिन्ह को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री जो है वह उसकी स्थापना 1999 ईस्वी के जो अधिनियम है व्यापार चिन्ह अधिनियम उसके तहत की गई थी और उसका मुख्यालय मुंबई में है और इसी के तहत बिहार टी के व्यापार चिन्ह को स्वीकृति दी गई है। यानी कि अब इसे व्यापार करने में सुविधा होगी किशनगंज की चाय को। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री के द्वारा विधान पार्षद डॉक्टर राजवर्धन के द्वारा नीम का शहद पुस्तक का विमोचन किया गया। यानी कि नीम का शहद पुस्तक जो है वह डॉक्टर राजवर्धन के द्वारा लिखी गई है और जिसका विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे नीम का शहद नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो विधान पार्षद भी है ये डॉक्टर राजवर्धन, इनके द्वारा किया गया है। अगला है बिहार की पहली संरक्षण प्रयोगशाला पटना म्यूजियम में स्थापित किया गया है। यानी प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है कि बिहार की पहली संरक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थापित किया गया, तो बिहार की पहली संरक्षण प्रयोगशाला पटना म्यूजियम में स्थापित किया गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला एक और महत्वपूर्ण है और यह जो है वह विधेयक से संबंधित है। कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, अभी जो बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था उसी में बिहार सरकार के द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया गया है। तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कि इसके पूर्व में कौन सा अधिनियम प्रचलित था और किस अधिनियम का स्थान बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 ने लिया है। तो इसके पूर्व अगर देखा जाए तो बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था और अभी बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के अनुसार ही सारे काम हो रहे थे और इसी अधिनियम को रिप्लेस करके बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 1981 में जो अधिनियम आया था उसको रिप्लेस करके 2024 में अधिनियम को लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाना है और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाने में यह काफी अधिक कारगर साबित होगी। वर्तमान समय में अवैध शराब, अवैध बालू कब्जा, भूमि कब्जा आदि के लिए एक नए स्वरूप में विधेयक की आवश्यकता थी और बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 उन्हीं उद्देश्यों से लाया गया है। तो यह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है पुरानी वाहनों का राज्य का पहला स्क्रैप सेंटर कहां पर खोला गया है, तो पुराने वाहनों का राज्य का पहला स्क्रैप सेंटर बख्तियारपुर में खोला गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, पुराने वाहनों का राज्य का पहला स्क्रैप सेंटर कहां पर खोला गया, तो बख्तियारपुर में। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के कारण जल ग्रहण क्षमता में कमी आने से चर्चा में रहे मोरवे कुंड और बांसकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है, तो मोरवे कुंड
मोरवे कुंड और बांस कुंड बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण जल ग्रहण क्षमता में निरंतर कमी देखने को मिल रही है और इसी के कारण मोरवे कुंड और बांस कुंड काफी अधिक प्रचलित रहा है। तो कहां पर यह स्थित है? लखीसराय में। अगला प्रश्न है, लोक सेवा देने में सुपौल एवं बांका राज्य के जिले श्रेष्ठ जिले के रूप में इन्हें घोषित किया है। यानी कि सुपौल और बांका को लोक सेवा प्रदान करने में बिहार के टॉप डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया है। तो आप लोग याद रखेंगे, लोक सेवा प्रदान करने में सुपौल और बांका राज्य के श्रेष्ठ जिले घोषित हुए हैं। अगला है, वर्ष 2022-23 के लिए घोषित किए गए संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के 9 कलाकारों का चयन किया गया है। यानी कि इस बार जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें बिहार के 9 कलाकारों का चयन किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है, बिहार में पहली बार जलाशयों की सफाई किए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार के द्वारा यह भी तय किया गया है कि केरल व राजस्थान की तर्ज पर बिहार में जलाशयों की सफाई की जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले चंदन जलाशय की सफाई की जाएगी। चंदन जलाशय कहाँ है? बांका और भागलपुर का जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है चंदन जलाशय। और सबसे पहले बिहार में जलाशय की सफाई के रूप में सबसे पहले चंदन जलाशय की सफाई की जाएगी और इसके लिए बिहार सरकार ने जलाशयों की सफाई के लिए केरल और राजस्थान से कॉन्टैक्ट किया है और उन्हीं की तर्ज पर बिहार में सभी जलाशयों की सफाई की जाएगी। तो चंदन जलाशय कहां स्थित है? बांका और भागलपुर में। अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है ई श्रम पोर्टल पर निबंधन। देखिए, ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कभी कभी बीपीएससी प्रीलिम से पूछ लेता है कि ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? ए सबसे ऊपर, बी ऊपर से द्वितीय, सी नीचे, डी नीचे से द्वितीय। इस तरह के ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे कि ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में यूपी के बाद बिहार दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि स्वाभाविक है कि जहां की आबादी ज्यादा होगी, जहां गरीब लोग ज्यादा होंगे, ई श्रम पोर्टल पे वहीं पे ज्यादा लॉगिन किया जाएगा, वहां ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और यूपी की आबादी सर्वाधिक है तो ई श्रम पोर्टल पे चूंकि असंगठित क्षेत्र के जो कार्मिक मिलेंगे वह यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों में ज्यादा है और आबादी भी यहाँ पर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ई श्रम पोर्टल पर निबंधित श्रमिक जो है वह यूपी के हैं और दूसरे नंबर पर ई श्रम पोर्टल के जो निबंधित मजदूर हैं वे बिहार, दूसरे नंबर पे बिहार आता है। ठीक है, और निबंधित कामगारों में सबसे बड़ी बात कि निबंधित जो कामगार हैं रजिस्टर्ड, वहां पे जो टोटल लेबर है, श्रमिक हैं, उसमें पुरुषों से अधिक महिलाएं उनमें शामिल हैं। ठीक है, और अगर आप बिहार में भी देखें तो यह सही बैठता है। बिहार में पूरा अगर देश का देखा जाए तो देश में महिलाओं का जो राष्ट्रीय औसत है जो ई श्रम पोर्टल से निबंधित है, जुड़ी हुई है, उनका 53% है, जबकि बिहार में देखा जाए तो टोटल 56%। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय औसत, नेशनल एवरेज अगर देखा जाए महिलाएं ई श्रम पोर्टल पर कितनी जुड़ी हुई है, औसत देखा जाए तो 53% और जबकि बिहार 56% के साथ फर्स्ट पे है। अब फर्स्ट पे नहीं, राष्ट्रीय औसत से बिहार में अधिक है। और अगर सबसे ज्यादा देखा जाए निबंधित श्रमिकों की संख्या जहां पर महिलाएं ज्यादा हैं तो उनमें मेघालय आएगा। मेघालय में 65.46% महिलाएं वहां पर निबंधित हैं और पुरुषों की संख्या वहां पर कम है। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने फरवरी महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमारे जो यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार मंथली करंट अफेयर, और उसमें आप देखेंगे कि हर एक महीने की करंट अफेयर को नोट्स को डिस्कस किया जाता है और प्रीलिम्स परीक्षा जब नजदीक आएगी तो उसके पूर्व में आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग बेसिकली 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप लोग कम से कम जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल। इसके पहले 1-2 महीना का कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसके पहले नहीं कर पा रहे हैं, आपका छूटा हुआ है, तो कम से कम जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक आप लोग अवश्य कंप्लीट करें। और हर एक महीने का, जनवरी का जैसे मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, फरवरी का आज यह हो गया, फरवरी का अवेलेबल आज करा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दे जाए। सारे वीडियो को 2-3 बार 4 बार अगर
अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, याद करना नहीं पड़ेगा, और यही बाद में आपका देखेंगे कि 97 बीपीएससी में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को भी ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।